जनगणना अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। जनगणना में कोई भी चीज जब दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है। विकास के नए आयाम भी उससे निर्धारित होते हैं। इस वजह से कोई भी सरकार उस पर सोच समझ कर ही काम करती है। एक तरह से देखें तो जनगणना से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत भी होती है। उसके बाद से ही लोग जाति से खुद को जोड़कर देखने लगे। जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन बनने लगे। लेकिन 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई। बावजूद इसके भी जाति के नाम पर राजनीति तो अब भी हो ही रही है। तो फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से क्या बदल जाएगा? कई जानकारों का कहना है कि अभी जो राजनीति होती है उसका कोई ठोस आधार जाति वाला नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन एक बार जनगणना में अगर वो दर्ज हो जाए तो सब कुछ ठोस रूप ले लेगा। कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए तो उस हिसाब से हिस्सेदारी भी दी जाने लगे तो कम संख्या वालों का क्या होगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? इस तरह के कई सवाल भी खड़े होंगे। ओबीसी और दलितों में ही बहुत सारी छोटी जातियां हैं कथित रूप से, उनका कौन ध्यान रखेगा? संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें, बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दे तो बाकियों का क्या होगा? ये जातिगत जनगणना का एक नकारात्मक पहलू है। लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। एक दूसरा डर भी है। ओबीसी की कुछ लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में इसकी अलग सूची है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। इसकी मिसाल है बिहार में बनिया जाति, जो वहां पर उस राज्य में ओबीसी में गिने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो इससे बवाल और आगे बढ़ सकता है।